गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 8th क्लास के तीसरा चैप्टर करेंगे, संसदीय शासन में व्यवस्था। तो आइए शुरुआत करते हैं तीसरा चैप्टर। पिछली कक्षाओं में आपने सरकार, राज्य सरकार, लोकतंत्र आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। यह अध्याय उसी क्रम में अगली कड़ी है। इस अध्याय में हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। हम लोग पिछले कक्षाओं में जो है लोकतंत्र के बारे में पढ़ें और राज्य सरकार के बारे में पढ़ें, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ें, केंद्र सरकार के कामों के बारे में पढ़ें और राज्य सरकार के कामों के बारे में पढ़ें। क्या राज्य सरकार कौन कौन से काम करते हैं उसके बारे में पढ़ें, केंद्र सरकार क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ें, लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। अब हम लोग यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विशेषताओं के अवगत होंगे तथा इनसे भारत में क्यों अपनाया गया यह भी जानेंगे। इस अध्याय में हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग विस्तार पूर्वक से लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। विकास एवं परिचय। प्राचीन समय में ग्राम पंचायतें हमारे समाज की अभिन्न अंग रही हैं। इनका गठन चुनाव द्वारा होता है। हम लोग जानते ही हैं गांव में जो पंचायत चुनाव होता है वह सारे जो है व्यक्तियों के द्वारा वोट किया जाता है। पंचायत चुनाव तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो भारत के हर एक समय में जो पंचायत चुनाव होता है वह व्यक्तियों से ही खड़ा कोई होता है, उसके बाद ही कोई उसमें वोट देता है और कोई उसमें खड़ा भी होता है। तो प्राचीन समय में भी जो है ग्राम पंचायतें हुआ करती थीं। प्राचीन समय में ग्राम पंचायतें हमारे समाज के अभिन्न अंग रही हैं। इसका गठन चुनाव द्वारा होता है। तो ये सारे जो है चुनाव के द्वारा ही हुआ करता था। उसे न्याय और व्यवस्था दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। मतलब कि न्याय देने का अधिकार प्राप्त था, व्यवस्था को बनाने का अधिकार था, क्या व्यवस्था होना चाहिए, किस प्रकार से क्या होना चाहिए, ये सारी बातें थीं। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थीं तथा कर वसूल करते थे। कर वसूल मतलब टैक्स की वसूली क्या करते थे, वहाँ पर जो है टैक्स लिया करते थे। किससे कितना टैक्स लेना चाहिए, किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, ये सारे पंचायत ही निर्धारण किया करता था। पंचायत के सदस्यों को राज दरबार के द्वारा कर का हिस्सा दिया जाता था। कर मतलब टैक्स। ये जो है पंचायत के जो भी सदस्य होते थे राज दरबार के द्वारा उसे हिस्सा दिया जाता था। गलत आचरण या राजकीय धन के हिसाब में अनियमित पाए जाने पर किसी भी सदस्य को पद से हटाया जा सकता था। यदि गलत तरीके से कोई काम करता था तो उसे सजा और साथ में उसे पद से हटाने का भी काम किया जाता था। मध्य युग में आकर सभा और समिति जैसी संस्थाएं विलुप्त हो गईं। ऊपर के स्तर को लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास रुक गया, लेकिन पंचायती संस्थाएं बराबर चलती रहीं। ये संस्थाएं जनपद परिषद, नगर परिषद तथा ग्राम संघ जैसे अलग अलग नामों से पुकारी जाती रही हैं। ये पंचायतें ही गांवों की संसद थीं। मतलब गांव का जो संसद कहलाता है वो जो है पंचायतें थीं। दो देशों को पता लगाइए, एक आप लोग के लिए सवाल है। दो देशों का पता लगाइए जहां संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। ये आप लोगों को करना है काम। 1833 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े। 1833 के चार्टर जो अधिनियम है उसमें विधान परिषद का शुरुआत दिखाया जाता है। 1860 और 1870 के दशक में ही भारतीय लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे। कालांतर में भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास काफ़ी हो चुका था। मतलब राजनीति किस तरह से किया जाता है उसकी चेतना का विकास काफ़ी हो चुका था। अब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। अतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम द्वारा की गई। ये ए.ओ. हुम एक अंग्रेज अधिकारी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करती है, मतलब कांग्रेस पार्टी की स्थापना करती है। 1919 के समय भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधान मंडल बनाया गया। राज्य परिषद और विधान परिषद
प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों के चुनाव होता था। जो भी सदस्य बनते थे वो सारे चुनाव से बनते थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु सत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया है, जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हुआ। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचों सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद भारत एक गणतंत्र देश हो जाता है। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई, जो 1952 के प्रथम आम चुनाव के अनुसार संसद के गठन होने तक कार्य करती रही। हम लोग जो पहला चुनाव भारत देश का हुआ है वो 1952 में हुआ था। भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं की संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधाता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कार्यपालिका अपनी व्यवस्था विधायिका से प्राप्त नहीं करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई? यहाँ पर हम लोग जानते हैं भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा इस बात पर काफी चर्चा की गई कि भारत में संसदीय प्रणाली रहे या अध्यक्षीय प्रणाली। भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश की जनता ने लंबा संघर्ष किया। हम लोग आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचार में प्रेरित थे। स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने तथा अपनी मांगें पेश करने की शक्ति प्रदान की। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में ही मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश प्रभाव में रहने के कारण भारतीय समाज ब्रिटेन की प्रचलित संसदीय व्यवस्था से भली भांति प्रचलित हो चुकी थी। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने संसदीय व्यवस्था एवं सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। मतलब 18 वर्ष के आयु के लोग वोट कर सकते हैं। जो वोट करते हैं उसे व्यक्ति मताधिकार कहा जाता है। संसद, हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता तथा सहमति होती है। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। नागरिकों के द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाती है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। यहाँ पर आपको एक और कार्य दिया जा रहा है जिसमें आप लोग
इस बात को चर्चा कर सकते हैं। आपके विद्यालय में बाल संसद के प्रधानमंत्री नियुक्त शिक्षक द्वारा होती है या छात्रों के द्वारा होती है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। बाल संसद के प्रधानमंत्री को आपके शिक्षक नियुक्त करें तो क्या होगा? संसद में सारे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानचित्र को देखिए तथा अपने क्षेत्र के लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की पहचान कीजिए। आप अपनी किताब से झारखंड का मानचित्र देख सकते हैं और आप किस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उसे अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। इस पद की योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है या देश का प्रथम नागरिक होता है। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। वह बेसिक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा तीनों सेना का अध्यक्ष भी होता है। समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व रूप में काम करती है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कोई भी विधेयक बिना राज्यसभा की मंजूरी के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। इस तरह कानून के निर्माण में राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकसभा द्वारा पारित किए विधेयक की समीक्षा तथा आवश्यकता होने पर उसमें संशोधन करती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 233 निर्वाचित तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक कानून का रूप प्राप्त करता है। लोकसभा विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या का पता चल सके। सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दल को निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त करना होता है। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, इसलिए स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। जो भी दल इस मानक आंकड़े को छू लेता है उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। शेष दल विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा कार्यपालिका का चुनाव करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री अपने विभाग के प्रधान होते हैं। जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तब कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाते हैं और यह सरकार साझा मुद्दों पर कार्य करती है। यहाँ पर आप लोग एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य सबसे अधिक किस राज्य में हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सबसे